नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की कहानी कितनी पुरानी हो सकती है? शायद उतनी ही पुरानी जितनी खुद इंसानियत की कहानी। तो आइए आज हम भारत के इसी कमाल के और रंगीन इतिहास के सफर पर निकलते हैं, प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं से लेकर आज के आधुनिक भारत तक। तो चलिए सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो ये कहानी असल में कितनी पीछे जाती है? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। नर्मदा घाटी में वैज्ञानिकों को एक इंसानी खोपड़ी का जीवाश्म मिला जिसे नर्मदा मानव कहा जाता है। और जानते हैं ये कितना पुराना है? करीब करीब 5 लाख साल। मतलब हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की महान सभ्यताओं की बात करते हैं, है ना? ये तो उनसे भी लाखों साल पहले की बात है। तो चलिए जरा समय में और भी पीछे चलते हैं। ये वो दौर है जिसके बारे में हमारी स्कूल की किताबों में शायद ही ज्यादा जिक्र मिलता है, उन जानी पहचानी सभ्यताओं से कहीं ज्यादा पुराना। और मजे की बात यह है कि सबूत सिर्फ एक जीवाश्म तक ही नहीं है। आज के पाकिस्तान के रेवात इलाके में कोई 2 लाख साल पुराने पत्थर के औजार मिले हैं। और मध्य प्रदेश की मशहूर भीमबेटका गुफाओं को तो देखिए, वहां की दीवारों पर लगभग 1 लाख साल पुरानी पेंटिंग्स मौजूद हैं। ये सारी चीजें मिलकर भारत की बहुत बहुत गहरी प्राचीनता की कहानी कहती हैं। अच्छा, इतिहास के इस शुरुआती दौर को समझने के लिए इसे एक नाम दिया गया है, प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये वो समय था जब कोई लिखी हुई भाषा नहीं थी, कोई किताबें नहीं थी। उस जमाने के बारे में हमें जो कुछ भी पता है वो जमीन के नीचे से मिली चीजों से पता है, जैसे मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार और उस दौर की कला। फिर प्रागैतिहासिक काल के बाद एक और बड़ा ही दिलचस्प दौर आता है जिसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अब इस समय के लोगों ने लिखना तो शुरू कर दिया था, लेकिन अफसोस हम आज तक उनकी लिखाई को पढ़ नहीं पाए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर मिली वो रहस्यमयी लिपि, जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि कैसे शिकारी और खानाबदोश लोगों के समाज ने इस उपमहाद्वीप की पहली महान शहरी सभ्यता को जन्म दिया। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की तुलना करना बहुत जरूरी है। एक तरफ थी हड़प्पा सभ्यता, एकदम सुनियोजित शहर, बढ़िया तकनीक, कांसे का इस्तेमाल, सब कुछ। तो दूसरी तरफ थी वैदिक संस्कृति, जो ज्यादातर ग्रामीण और कबीलाई थी। इनकी जानकारी हमें खुदाई से नहीं बल्कि वेदों जैसे ग्रंथों से मिलती है, जो हजारों साल तक बस सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाए गए। तो एक का आधार है जमीन से मिले सबूत और दूसरे का आधार है साहित्य। हड़प्पा के शहर तो वक्त के साथ खामोश हो गए, लेकिन सदियों बाद भारतीय उपमहाद्वीप की जमीन पर एक नई हलचल शुरू हो रही थी। ये दौर था बड़े बड़े राज्यों और फिर पहले विशाल साम्राज्यों के बनने का। तो इन बड़े साम्राज्यों की नींव रखी इन 16 महाजनपदों ने। इन्हें आप प्राचीन भारत के 16 शक्तिशाली राज्य समझ सकते हैं। काशी, कोसल, मगध जैसे ये राज्य आपस में लड़ते रहे और आखिरकार मगध इन सब पर भारी पड़ा। और इसी मगध ने भारत के पहले साम्राज्य का रास्ता तैयार किया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी थीं। सिकंदर का आक्रमण हुआ, जिससे उत्तर पश्चिम भारत में एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया। और इसी मौके का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। मौर्यों के बाद शुंग आए, फिर मध्य एशिया से आए कुषाण, जिनके महान राजा थे कनिष्क, और फिर 320 ईसी से शुरू हुआ गुप्त साम्राज्य का दौर, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का पैमाना तो सच में होश उड़ाने वाला था। सम्राट अशोक के समय में ये साम्राज्य आज के अफगानिस्तान की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। इतिहास में ये पहली बार था जब उपमहाद्वीप का इतना बड़ा हिस्सा एक झंडे के नीचे, एक शासन में आया था। अब हम भारत के इतिहास के एक नए और बहुत ही हलचल भरे दौर में कदम रख रहे हैं, मध्य युगीन काल। ये वो समय था जब नए आक्रमण हुए, नई संस्कृतियां आईं और इन सबके मेलजोल से एक अद्भुत संगम बना और नए शक्तिशाली राज्यों ने जन्म लिया। ये भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। 8वीं सदी में सिंध पर अरबों के कब्जे के साथ एक नया सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे मध्य एशियाई शासकों के हमलों ने उत्तर भारत की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर कब्जा तो कर लिया, पर वो यहाँ रुका नहीं। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बना दिया, जो तकनीकी रूप से उसका गुलाम था। और बस यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। इसने करीब 320 साल तक राज किया और इस दौरान 5 अलग-अलग राजवंश सत्ता में आए, 4 तुर्क और आखिरी अफगान। और फिर 1526 में एक और बड़ा बदलाव आया। उज़्बेकिस्तान से आए बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। एक ऐसा साम्राज्य जो भारत पर 300 से भी ज्यादा सालों तक बना रहा। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कहानी सिर्फ मुगलों की नहीं थी। उसी दौर में दक्षिण में शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था, तो पश्चिम में मराठे एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे थे, और उधर समुद्र के रास्ते यूरोपीय व्यापारी भी अपनी दस्तक दे रहे थे। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प दौर था। मुगलों का सूरज ढल रहा था और भारत के इतिहास में एक बिल्कुल नया और शायद सबसे मुश्किल अध्याय शुरू होने वाला था। ये था औपनिवेशिक काल और फिर आज़ादी के लिए एक लंबा और कई मोर्चों पर लड़ा गया संघर्ष। यूरोपीय कंपनियों की दौड़ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे आगे निकल गई। उन्होंने धीरे धीरे भारतीय राजाओं को और दूसरी यूरोपीय शक्तियों को हराकर 1840 के दशक तक देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया था। ब्रिटिश राज में 3 बड़े मोड़ आए। पहला 1857 का विद्रोह, जिसे कई लोग भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। इस विद्रोह के ठीक बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटेन की महारानी के शासन में आ गया। और फिर करीब 90 साल के लंबे संघर्ष के बाद 1947 में भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन देश के बंटवारे की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। देखिए, आज़ादी की लड़ाई का कोई एक चेहरा नहीं था, इसकी कई धाराएं थीं। एक तरफ महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन था, तो दूसरी तरफ भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का रास्ता था जो बलिदान में विश्वास रखते थे। और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी थे जिन्होंने सेना बनाकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पूरी भावना को बहुत खूबसूरती से कहा था। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये खुद को खोजने की एक लगातार चलने वाली यात्रा है जो कभी रुकती नहीं। और अंत में ये सवाल हम सभी के लिए है। इतिहास सिर्फ गुजरे जमाने की कहानियां नहीं है, ये हमारी अपनी पहचान का आईना है। क्योंकि अगर हम यही नहीं जानेंगे कि हम कहाँ से आए हैं, तो ये कैसे समझेंगे कि आज हम कौन हैं और आने वाले कल में हमें कहाँ जाना है।